हेलो एवरीवन। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर फोर एफआई 26 के रिजल्ट आ गए हैं एंड साथ में मैनेजमेंट की तरफ से कॉन कॉल भी हो गया है। तो आज हम डिस्कशन के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए जो वर्स्ट पार्ट था क्या वो जा चुका है एंड क्या एफआई 27 ऑनवर्ड्स क्या ये बैंक वापस अपने पहले की तरह अच्छी खासी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे वापस आ गया क्या है। तो साथ में ये भी डिस्कस करेंगे क्या इस बैंक के अंदर कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है क्या। तो इस सब चीजें डिस्कस करने के लिए इस बैंक की जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है एक बार उसको गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर फोर एफआई 26 के रिजल्ट्स। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं एसेट क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्वार्टर फोर के अंदर इस बैंक के एसेट क्वालिटी यहाँ पे ग्रोस एनपीए 1.61% के रिपोर्ट हुए हैं। एंड बात करें क्वार्टर थ्री के बारे में तो इनके एसेट क्वालिटी ग्रोस एनपीए थे लगभग 1.70% के आसपास में। मतलब क्यूनक्यू बेसिस पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की यहाँ पे एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर नजर आ रही है। एंड हमारा जो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया होता है किसी बैंक या एनबीएफसी के लिए कि उस बैंक या एनबीएफसी की एसेट क्वालिटी क्यूएनक्यू बेसिस पे या तो स्टेबल होनी चाहिए या फिर उसकी एसेट क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होनी चाहिए। तो उस वाले पर्सपेक्टिव को यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पास करता हुआ नजर आ रहा है। सेकंड बात करें लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से तो वाई ऑन वाई क्वार्टर फोर के अंदर इस बैंक की लोन बुक यहाँ पे लगभग 20% से ग्रोथ करते हुए नजर आ रही है। एंड साथ में क्यूएनक्यू बेसिस पे बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लोन बुक यहाँ पे लगभग 4% से ग्रोथ करते हुए नजर आ रही है। एंड साथ में यदि बात कर लें डिपॉजिट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से तो वाई एन वाई इस बैंक का डिपॉजिट यहाँ पे लगभग 17% से ग्रोथ हुआ है। एंड यदि बात करें क्यूएनक्यू बेसिस पे तो इस बैंक का डिपॉजिट यहाँ पे केवल 1% से ग्रोथ हुआ है। ऑल्दो मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस होता है कि हमारा डिपॉजिट ग्रोथ यहाँ पे क्यूएनक्यू बेसिस पे लगभग 5% के आसपास में ग्रोथ करेगा। बट यहाँ पे लगभग इस बार इस क्वार्टर के अंदर क्वार्टर फोर के अंदर 1% से ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, आप लोगों को पता ही होगा कि फरवरी के अंदर इनकी जो चंडीगढ़ ब्रांच थी उस पे यहाँ पे लगभग 670 करोड़ रुपीज का स्कैम हुआ था। एंड उसकी वजह से जो बड़े कस्टमर थे उनका ट्रस्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से यहाँ पे थोड़ा खराब होता हुआ दिखाई दिया। एंड वही सबसे बड़ा रीजन है जो इनका कासा बुक है वो लगभग 52% से ज्यादा हुआ करता था, घट के भी कितना हो गया लगभग 49.80% के आसपास हो गया। मतलब क्यूएनक्यू बेसिस पे इनका कासा रेशियो लगभग 200 बेसिस पॉइंट से डाउन हुआ है। एंड यही सबसे बड़ा रीजन है कि क्यूएनक्यू बेसिस पे जो इनका कासा बुक है उसके अंदर 2% से यहाँ पे डिपॉजिट बुक के अंदर डी ग्रोथ देखने को मिली है। एंड यही सबसे बड़ा रीजन है कि ओवरऑल रूप में यहाँ पे जो इनका ओवरऑल डिपॉजिट है उसके अंदर केवल क्यूएनक्यू बेसिस पे मात्र 1% की ग्रोथ होती हुई दिखाई दी है। मतलब फरवरी के महीने के अंदर जो यहाँ पे स्कैम हुआ था उसका यहाँ पे जो बड़े कस्टमर होते हैं इस बैंक के अंदर जो अच्छा खासा डिपॉजिट रखते थे उनमें यहाँ पे इस बैंक की यहाँ पे थोड़ी फेस वैल्यू खराब हुई है, जिसकी वजह से जो बड़े कस्टमर थे उन लोगों ने अपना जो डिपॉजिट है इस बैंक से दूसरी बैंक के अंदर शिफ्ट किया है। एंड यदि बात करें इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 1500 करोड़ रुपीज के आसपास का रिपोर्ट हुआ है। एंड यदि बात करें फाइनल प्रॉफिट के बारे में तो इनका जो फाइनल प्रॉफिट है क्वार्टर फोर के अंदर लगभग 319 करोड़ रुपीज के आसपास का रिपोर्ट हुआ है। ऑल्दो लाइक क्यूएनक्यू बेसिस पे जो इनका प्रॉफिट अमाउंट है लगभग 36-37% के आसपास से डी ग्रोथ हुआ है। एंड मैनेजमेंट ने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है यदि जो फरवरी वाला स्कैम हुआ था यदि वो नहीं होता तो इनका लगभग लगभग 750 करोड़ रुपीज के आसपास का इनको प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे होते हैं। मतलब यदि उसका नहीं हुआ होता तो इनको क्यूएनक्यू बेसिस पे भी एंड वाई ऑन बेसिस पे भी यहाँ पे क्वार्टर फोर के अंदर इनका प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रोथ होता हुआ दिखाई देता। एंड यदि बात करें कॉस्ट ऑफ फंड्स के बारे में तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि हमारा वाई ऑन वाई कॉस्ट ऑफ फंड यहाँ पे लगभग 50 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है। आज से लगभग एक साल पहले इनका कॉस्ट ऑफ फंड यहाँ पे लगभग 6.5% के आसपास में था एंड अभी करंट लगभग यहाँ पे 6% के आसपास में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं जो इनका फंड्स कलेक्ट करने का जो प्रैक्टिस था कि शुरुआत में अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट ये पे करते थे अपने कस्टमर्स को, उसको यहाँ पे घटाने में इनको आसानी हुई है। लास्ट के एक साल के अंदर इन लोगों ने अपना जो इंटरेस्ट रेट है एफडीज पे या फिर बाकी के बल्क डिपॉजिट पे उसको घटा के यहाँ पे कम किया है। उसी का आउटकम यहाँ पे इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स पे साफ साफ दिखाई देता हुआ दिख रहा है। एंड यदि बात करें इनके ओपेक्स एक्सपेंसेस के बारे में तो यहाँ पे वो लगभग 12.5% के आसपास में कंसिस्टेंटली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के अंदर यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा जंप दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक बार इस बैंक की जो एसेट क्वालिटी है उसके बारे में एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एसेट क्वालिटी को डिटेल में डिस्कस करने के लिए जो इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी है एक बार उस पर फोकस करते हैं। तो मैनेजमेंट ने साफ साफ दिखाया है कि जो इनका माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट है उसको एक्सक्लूड कर दें तो उनकी कलेक्शन एफिशिएंसी लास्ट के काफी क्वार्टर से स्टेबल दिखाई दे रही है लगभग 99.5% और 99.6% के आसपास में। एंड साथ में यदि माइक्रो फाइनेंस वाले कलेक्शन एफिशिएंसी की बात कर लें तो यहाँ पे लगभग यू कैन से एफआई 25 के एंड वाले क्वार्टर्स के अंदर यहाँ पे थोड़ी खराब हो गई थी, वो यहाँ पे वापस एफआई 26 के अंदर शुरुआत के क्वार्टर से इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आते हुए दिखाई दे रही है। एंड करंटली जो इनके माइक्रो फाइनेंस की जो कलेक्शन एफिशिएंसी यहाँ पे लगभग 99.70% के आसपास में। मतलब लास्ट के 5-6 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट लेवल पे इनकी माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट की कलेक्शन एफिशिएंसी वापस आ चुकी है। एंड यही सबसे बड़ा कारण है जो इस बैंक की एसेट क्वालिटी है वो लास्ट के लगभग 2-3 साल के अंदर सबसे अच्छी यहाँ पे एसेट क्वालिटी रिपोर्ट हुई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लाइक जो इनकी ओवरऑल एसेट क्वालिटी है यदि आप बात करो लाइक यू कैन से
ग्रॉस एनपीए के पर्सपेक्टिव से, तो इनकी जो एसेट क्वालिटी है, आप देखो यदि होल कंसोलिडेटेड बुक की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो लाइक लास्ट के कुछ सालों के अंदर इनका जो ग्रॉस एनपीए लगभग 2% के आसपास में था, लगभग 4% के आसपास भी चला गया था, फिर घट के 1.9% के आसपास में आया था, फिर वो लाइक और जंप हो गया था बिकॉज माइक्रो फाइनेंस का इशू आ गया था, 1.97% के आसपास में चला गया था। उसके बाद इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आया था, करंटली इनका जो ग्रॉस एनपीए लगभग 1.61% के आसपास में आ गया। मतलब इस बैंक की जो एसेट क्वालिटी है, लास्ट के लगभग 3-4 साल के अंदर यहाँ पे सबसे अच्छे रेट से यहाँ पे इनकी एसेट क्वालिटी बिल्ड हुई है। मतलब एसेट क्वालिटी इनकी यहाँ पे सबसे अच्छी बन चुकी है लास्ट के 3-4 साल के कंपैरिजन के अंदर। अब साथ में ये देखना पड़ेगा, क्या ये बैंक अपकमिंग ईयर्स के अंदर FY27 FY28 के अंदर क्या इस एसेट क्वालिटी को अच्छे से और इंप्रूवमेंट करते हुए दिखाई देगी, क्या इसको यहाँ पे स्टेबल फेज के अंदर करते हुए दिखाई देगी। उसी का आउटकम निकलेगा कि ये बैंक आगे आने वाले अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर किस रेट से अपनी लोन बुक को यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। बिकॉज जैसे मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, यदि किसी बैंक की एसेट क्वालिटी क्यों की बेसिस पे यहाँ पे स्टेबल दिखाई देती है या फिर इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई देती है, तो उस वाले केस के अंदर मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छे रेट से अपनी लोन बुक को यहाँ पे बैंक की लोन बुक को यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हमने डिस्कस करे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 4 के नंबर्स। यदि नंबर्स को समराइज करें तो यहाँ पे ये पता लग रहा है कि इस बैंक को जो यहाँ पे इश्यू आया था फरवरी महीने के अंदर, लाइक एक 670 करोड़ रुपीज का स्कैम हुआ था इनकी चंडीगढ़ ब्रांच के अंदर, उसकी वजह से इस बैंक की जो डिपॉजिट बुक है उसके अंदर थोड़ा डेंट दिखाई दिया है। एंड साथ में इनका जो कासा रेशियो था 52% से ऊपर चला गया था, वो वापस यहाँ पे 50% से नीचे आ गया है। बिकॉज उस वाले स्कैम के बाद में जो इनके बड़े कस्टमर थे, जो बड़े डिपॉजिट रखने वाले कस्टमर थे, उन लोगों ने अपना फंड्स यहाँ पे दूसरे बैंक्स के अंदर शिफ्ट कर लिए थे। उसी का सबसे बड़ा आउटकम है कि यहाँ पे इस बैंक का जो यहाँ पे डिपॉजिट बुक की ग्रोथ है कि उनकी बेसिस पे थोड़ी यहाँ पे स्लगिश ही दिखाई दी है। एंड यदि बात करें एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, तो एसेट क्वालिटी के अंदर ये बैंक यहाँ पे सबसे अच्छे नंबर रिपोर्ट कर रही है। लास्ट के 3-4 साल के अंदर सबसे हाईएस्ट रेट से सबसे अच्छी एसेट क्वालिटी यहाँ पे रिपोर्ट करी है। अब मैं तो यही उम्मीद लगाता हूँ कि अपकमिंग ईयर से भी FY27 में के अंदर भी FY28 के अंदर भी इस बैंक की एसेट क्वालिटी यहाँ पे स्टेबल रहनी चाहिए। अब एक बार इस बैंक की मैनेजमेंट ने जो यहाँ पे कॉन्कॉल के अंदर अपने जो पॉइंट्स रखे हैं, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्टली मैनेजमेंट ने ये बताया है कि जो इनकी माइक्रो फाइनेंस वाला जो इश्यू था वो सोल्व हो गया है। एंड लाइक FY27 के फर्स्ट क्वार्टर से वापस ये लोग लाइक माइक्रो फाइनेंस के अंदर अच्छे खासे लोन डिस्बर्स करना स्टार्ट कर देंगे। एंड साथ मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि माइक्रो फाइनेंस की जो टोटल लोन बुक है उसका लगभग 89% इनका CGMFF स्कीम के अंदर यहाँ पे रजिस्टर्ड है। मतलब इनके एसेट क्वालिटी के अंदर ऐसा बड़ा डेंट नहीं आएगा FY27 के अंदर। माइक्रो फंड्स वाला इशू यहाँ पे साइकिल वापस आता है उसकी वजह से, बिकॉज इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है, तो इनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका एक हैवी परसेंटेज पार्ट इनको वापस इस स्कीम के तहत वापस इनको रिटर्न मिल जाएगा यदि उन अकाउंट्स का यहाँ पे एनपीए क्रिएट होता है उस वाले केस के अंदर। मतलब बैंक ने यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दिया है कि हम लोग FY27 ऑनवर्ड्स, मतलब Q1 FY27 ऑनवर्ड्स हम लोग अच्छे से वापस माइक्रो फंड्स वाले सेगमेंट के अंदर हमारी डिसबर्समेंट करना स्टार्ट कर दी है। एंड साथ में कॉन्कॉल के अंदर ये भी डिस्कस हुआ जो इनका चंडीगढ़ ब्रांच का स्कीम इश्यू रेज हुआ था 670 करोड़ रुपए वाला, उसके अंदर लाइक मिस्टर वी वैद्यनाथ ने ये बताया कि जब वो इश्यू रेज हुआ था उसके विद इन 3 डेज लाइक हमने जो हमारा कस्टमर था उसको वापस अमाउंट भी रिटर्न कर दिया था। एंड साथ में हम लोगों ने न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट भी दिया कि हम लोगों ने जो हमारा लाइक जो कस्टमर का जो अमाउंट था 670 करोड़ रुपीज वापस रिटर्न कर दिया है एंड चीजें बैक टू नॉर्मल हो गई है। तो ये अच्छी बात है कि लाइक बैंक ने अपनी फेस वैल्यू को बचाने के लिए इतना प्रोएक्टिवली स्टेप लिया और चीजों को यहाँ से अच्छे से एग्जीक्यूट किया। यदि ये चीजें एग्जीक्यूट नहीं की होती तो देयर इज पॉसिबिलिटी जो बड़े कस्टमर थे जिनका बड़ा डिपॉजिट हुआ करता था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर, वो लोग में भी दूसरे बैंक्स के अंदर अपना डिपॉजिट यहाँ पे शिफ्ट कर सकते थे। तो उस वाले इवेंट से यहाँ पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो पड़ा, बट ऐसे उतना कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। हाँ, कह सकते हैं जो इनकी डिपॉजिट बुक है उसका जो यहाँ पे ग्रोथ का ट्रेंड चल रहा था, जिस रेट से इनकी डिपॉजिट बुक ग्रोथ हो रही थी उसके अंदर थोड़ा स्लगिशनेस आया है। जो क्यू की बेसिस पे इनकी जो डिपॉजिट बुक थी जो 5% से ग्रोथ करने का इनका गाइडेंस भी हुआ करता था, वो यहाँ पे केवल 1% से डिलीवर हुआ। ऑल्दो मैनेजमेंट ने ये बोला है कि अपकमिंग क्वार्टर से हमारी जो डिपॉजिट बुक है वो वापस यहाँ पे लगभग 5% से क्यू की बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। एंड साथ में मैनेजमेंट ने यहाँ पे लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी अपना यू कैन से पर्सपेक्टिव रखा है कि हमारा जो लोन बुक है वो FY27 के अंदर लगभग अराउंड 18 से 19% के आसपास में ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा। मतलब ये कह सकते हैं जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो पहले गाइडेंस हुआ करता था कि अपनी लोन बुक अराउंड 18 से 20% के आसपास में नेक्स्ट 3-4 साल के लिए कंसिस्टेंटली ग्रोथ करने का, शायद उसको यहाँ पे अच्छे से ये लोग डिलीवर कर सकते हैं। एंड साथ में मैनेजमेंट ने यहाँ पे FY27 के लिए अपना क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस भी दिया है। मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम लोग FY27 के अंदर हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट होगा लगभग 1.70% से 1.80% के आसपास में रहेगा। एंड कॉनकॉल के अंदर जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि आपका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो 1% के ऊपर कब जाएगा, बिकॉज करंटली जो उनका रिटर्न ऑन एसेट है लगभग 0.4 से 0.5% के बीच में है। एंड आप सब लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि हमने बारी बारी पहले भी डिस्कस किया है कि यदि किसी बैंक का रिटर्न ऑन एसेट कंसिस्टेंटली 1% के ऊपर डिलीवर होता है, उस वाले केस के अंदर उस बैंक का वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से री रेटिंग होता है।
तो जब मैनेजमेंट से पूछा गया, किसी एनालिस्ट ने पूछा कि आपका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो 1% के ऊपर कब जाएगा और वहां पे जाके कब स्टेबल होगा, तो मैनेजमेंट ने ऐसा कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं दिया कि कितना टाइम और लगेगा हमारे रिटर्न ऑन एसेट को 1% के ऊपर स्टेबल रखने में। बट हाँ, मैनेजमेंट ने बोला कि थिंग्स आर मूविंग, वी आर ट्राइंग कि हमारा यहाँ पे ये चीजें अच्छे से डिलीवर हो और हमारा रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे 1% के ऊपर जाए। ऐसा कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला, एक सब्जेक्टिव आंसर मिला मैनेजमेंट की तरफ से। तो ये कौन को लेके कुछ मेजर हाइलाइट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी। तो यदि मैं सारी चीजों को समराइज करूं, जो यहाँ पे क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिलीवर हुआ है, साथ में जो इनका चंडीगढ़ ब्रांच में जो स्कैम हुआ था, उन सब चीजों को यदि मिक्स करके आप लोगों को बताऊं, तो ये कह सकते हैं कि हाँ, जो क्वार्टर 4 का इनका बिजनेस था उसके अंदर डिपॉजिट के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ा है। बट इन लोगों ने ऑलरेडी इतना अच्छा खासा अपनी एसेट क्वालिटी को सुधार लिया था कि वो इंपैक्ट लेने के बावजूद भी इस बैंक ने यहाँ पे अपना क्वार्टर 4 के अंदर लॉस रिपोर्ट नहीं किया। एंड ये सबसे अच्छी बात है इस बैंक के लिए कि लगभग 670 करोड़ रुपीस का इन लोगों ने जो यहाँ पे लॉस बुक किया है, उसके बावजूद भी इनका क्वार्टर 4 यहाँ पे लॉस मेकिंग नहीं रहा है। उल्टा कि इन लोगों ने यहाँ पे लगभग 319 करोड़ रुपीस के आसपास का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। एंड यदि वो 670 करोड़ रुपीस का इन लोगों को इंपैक्ट नहीं आता, तो देर इज पॉसिबिलिटी ये बैंक यहाँ पे लगभग 750 से 800 करोड़ रुपीस के आसपास का प्रॉफिट रिपोर्ट करती क्वार्टर 4 के अंदर। एंड साथ में ये लग रहा है कि FY27 के अंदर ये बैंक यहाँ पे अपने लोन बुक को अराउंड लगभग 20% के आसपास में ग्रोथ कर सकती है। एंड यदि बात करें डिपॉजिट बुक के ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो क्यू बेसिस पे ये बैंक यहाँ पे लगभग टारगेट कर रही है अपना डिपॉजिट बुक को 5% से ग्रोथ करने का। मतलब वाई ऑन वाई लगभग 20 से 25% के बीच में ये बैंक यहाँ पे अपने डिपॉजिट बुक को ग्रोथ कर सकता है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। अब एक बार ये देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह की डील या फिर अपॉर्चुनिटी से बन सकती है। तो आप देखो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक यहाँ पे लगभग 1.1 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी नेगेटिव चीज मेरे को यही लगती है कि इस बैंक का जो रिटर्न एसेट है वो अभी भी 1% से कम दिखाई दे रहा है। मतलब वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से जो री रेटिंग की पॉसिबिलिटी बनती है, उसके अंदर थोड़ा यहाँ पे रेड फ्लैग या फिर येलो फ्लैग दिखाई दे रहा है। जबकि इनका जो एसेट क्वालिटी वाला पार्ट है उसके अंदर तो बैंक ने यहाँ पे बहुत ही बेस्ट यहाँ पे परफॉर्म किया है, तो उस वाले एंगल से कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये भी एक्सपेक्टेड है कि अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर यहाँ पे एसेट क्वालिटी और स्टेबल दिखाई देगी और इंप्रूव होगी। बट एक बार इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो कब 1% के ऊपर आता है, उसके ऊपर यहाँ पे हमें ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी, उसके बेसिस पे हमें इस बैंक को यहाँ पे ट्रैक करना पड़ेगा। एंड यदि बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, तो उनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी अभी लगभग सिंगल डिजिट के अंदर है, 5 से 6% के आसपास में। तो वहां पे भी थोड़ा यहाँ पे यू कैन से दिक्कत मेरे को दिखाई दे रही है, बिकॉज नॉर्मली हम लोग उन बैंक से एनबीएफसी को ज्यादा प्रीफर करते हैं जिनका रिटर्न एसेट 1% से ऊपर हो एंड साथ में उनका रिटर्न इक्विटी इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर हो और उनका रिटर्न इक्विटी लगभग 12, 13, 14% के आसपास में हो। तो उस तरह के एनबीएफसी या बैंक्स के अंदर हमें थोड़ा ज्यादा कंफर्ट आता है। बट एक बार ये देखना पड़ेगा, यदि ये वाली बैंक अपने रिटर्न एसेट को अच्छे से इंप्रूव करती है, साथ में रिटर्न इक्विटी को यहाँ पे अच्छे से इंप्रूव करती है, तो उसके बेसिस पे इस बैंक का वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से रेटिंग की पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट उसके लिए हमें एक बार ट्रैक करना पड़ेगा कि फ्यूचर क्वार्टर्स के अंदर इस बैंक के रिजल्ट्स किस डायरेक्शन में जाते हैं, साथ में इनके जो रिटर्न रेशियोज है, भले ही बात करो रिटर्न एसेट की या फिर बात करो रिटर्न इक्विटी की, वो यहाँ पे किस रेट से ग्रो कर पाते हैं। एंड वही सबसे एक बड़ा ट्रिगर रहेगा इस बैंक के वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से रेटिंग होने का। ये जस्ट मैंने एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस बैंक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है या फिर ऐड नहीं करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन है इस कंपनी को लेके या फिर दूसरी कंपनीज को लेके, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। मैं वहां पे ट्राई करूंगा आपको अच्छे से रिप्लाई करने का। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।